ये लेक्चर जो है इसको स्किप बिल्कुल भी मत करना, इस लेक्चर को पूरा देखना, क्योंकि इस लेक्चर से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, थ्योरी जितनी भी है वो सारी इस लेक्चर में मैंने पढ़ाई है, और उसके जस्ट बाद वाले लेक्चर में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स किए हैं, तो इंपॉर्टेंट है, तो इसको बिना स्किप स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखना। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द फिजिक्स शाला। माय नेम इज देवाशीष और हम पढ़ने वाले हैं साउंड के बारे में। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने साउंड के रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने एको के बारे में पढ़ा था। साउंड की रिफ्लेक्टेड वेव जो होती है वो किस तरीके से उसकी इक्वेशन लिखते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो आइए फिर आज के चैप्टर में आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टैंडिंग वेव के बारे में। तो फिर शुरू करते हैं। तो देखो, हमने जैसे कि लास्ट लेक्चर्स में हमने पढ़ रखा है कि भाई जो साउंड होती है, तो साउंड बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल वेव है, मैकेनिकल वेव है। तो जितने भी टाइप की वेव्स होती हैं, हमने इस इंट्रोडक्टरी पार्ट में साउंड का जो फर्स्ट लेक्चर था उसके इंट्रोडक्टरी पार्ट में देखा था कि वेव को हम लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स, मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल इस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। अब बेसिकली वेव का मीनिंग क्या होता है? वेव का मीनिंग होता है डिस्टर्बेंस, और वेव जो होती है वो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के काम आती है। मतलब एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह तक करती है। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन जो एनर्जी है वो किसी भी टाइप की हो सकती है। साउंड एनर्जी हो सकती है, लाइट एनर्जी हो सकती है, फॉर एन एग्जाम्पल, है ना। तो लाइट वेव भी हो सकती है, साउंड वेव भी हो सकती है। अब बात यहाँ पर हम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं स्टैंडिंग वेव के बारे में। तो स्टैंडिंग वेव का मतलब क्या है? अब क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि एक वेव एक पर्टिकुलर पॉइंट से जाती है। जैसे हम मान लेते हैं कि एक ए पॉइंट से एक वेव जा रही है और किसी वजह से या किसी भी ऑब्स्टिकल से या सरफेस से टकराकर वापस आ जाती है इसी पॉइंट पर। ठीक है, तो जब ये एक वेव जा रही है और टकरा, ये कंटिन्यूअसली यहां से एक वेव जा रही है पॉइंट से, है ना, और एक वापस टकराकर इसी वेव से, इसी सरफेस से टकराकर एक और वेव वापस आ रही। तो जब ये वेव और ये वेव दोनों एक साथ सुपर इम्पोज हो जाती है, जो इंसिडेंट वेव है और रिफ्लेक्टेड वेव है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आने वाली वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी एक जैसी है, ठीक है, जिनके बीच में फेज जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, तो इस टाइप की वेव जब सुपर इम्पोज होती है तो वहां पर स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन होता है। अब बात आती है कि स्टैंडिंग वेव से मतलब क्या है, या स्टैंडिंग वेव हम क्यों बोल रहे हैं। तो बेसिकली यहां पर इस तरह की जो वेव है वो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करती है, एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर नहीं करती है। नॉर्मल वेव तो क्या करती है, एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर कर सकती है, लेकिन स्टैंडिंग वेव में एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, स्टैंडिंग वेव भी बोल सकते हैं, स्टेशनरी वेव भी बोल सकते हैं। हिंदी में इसको अप्रगामी तरंगे भी बोलते हैं। और इससे पहले जो हम वेव्स पढ़ रहे थे जो कि एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर जाती, उनको हम प्रोग्रेसिव वेव बोलते हैं। ठीक है ना, प्रोग्रेसिव वेव बोल सकते हैं, ट्रेवलिंग वेव बोल सकते हैं। ठीक, तो ट्रेवलिंग वेव, प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशंस हमने लास्ट जो लेक्चर्स देखे थे उसमें देखी थी। आज के लेक्चर में हम इसकी कंडीशंस देखेंगे और क्या क्या इक्वेशन होती है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर जो स्टैंडिंग वेव होती है, स्टैंडिंग वेव बेसिकली अपोजिट डायरेक्शन से आनी चाहिए, दोनों की फ्रीक्वेंसी एक जैसी होनी चाहिए और कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए। तो ये स्टैंडिंग वेव्स के लिए बेसिक कंडीशंस है। इंटरफेरेंस में क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन की जगह सेम डायरेक्शन से आती है, यहाँ पर जस्ट उसका उल्टा अपोजिट डायरेक्शन से आती है। ठीक है, अब मैं मान लो कि मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, कोई एक वेव ली मैंने, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का मतलब होता है साइन की फॉर्म में वेव को लिखना। तो यहाँ पर अगर मैं एक वेव इक्वेशन लेता हूं, यहां पर एक इक्वेशन हमने ली है y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t माइनस kx। ये इंसिडेंट एक वेव है। ठीक है, अब यहां पर क्या हो गया, अगर कोई वेव रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही है, तो अगर कोई वेव रिफ्लेक्ट होकर वापस, ये वेव रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है, अब ये रिफ्लेक्टेड वेव जो है वो स्मूथ सरफेस से भी हो सकती है और हार्ड सरफेस से भी हो सकती है। तो उसी के अकॉर्डिंग फेज में डिफरेंस आ जाएगा जो कि कांस्टेंट बना रहेगा। अब मैं यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ा समझाने के लिए ये ले रहा हूं कि भाई ये नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव और स्मूथ सरफेस से रिफ्लेक्शन हुआ है। तो ये दोनों वेव, एक वेव इधर से कंटिन्यूअसली चल रही है और ये रिटर्न होके, तो उधर से ये वेव जब वापस रिटर्न होके आती है तो इधर से तो कंटिन्यूअसली वेव जा ही रही है, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज हो जाती है। तो जब सुपर इम्पोज होती है तो फाइनली जो वेव बनती है वो क्या हो जाएगी, स्टैंडिंग वेव यहां पर बन जाएगी। ठीक है, अब यहां पर लास्ट
जो हमने लेक्चर देखा था इंटरफेरेंस में मैंने आपको समझाया था कि भाई अगर दो या दो से ज्यादा वेव्स अगर सुपर इम्पोज होती है, इंटरफेरेंस बनाती है, तो उसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, एम्पलीट्यूड वगैरह इक्वेशन कैसे लिखते हैं। लेकिन यहां पर हम वो तरीका यूज नहीं कर सकते कि इक्वेशंस के एम्पलीट्यूड को हम वेक्टर की तरह कंसीडर कर ले, यहां पर वो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहां पर ओमेगा टी माइनस के एक्स और एक जगह ओमेगा टी प्लस के एक्स दिया हुआ है। उस तरह को, उस मेथड को यूज करने के लिए दोनों जगह एक ही तरह की सिचुएशंस होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमें प्रॉपर्ली मैथमेटिकल फॉर्म ही यूज करनी पड़ेगी। तो जब आप इन दोनों को यूज ऐड करते हो और मैथमेटिकली साइन ए प्लस साइन बी वाले फॉर्मूले जो यूज करते हो, वहां से एक इक्वेशन निकल कर आती है स्टैंडिंग वेव की। अब मैं पूरा डिराइव नहीं करूंगा, यहाँ पर मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिखूंगा कि क्या क्या कॉम्बिनेशन स्टैंडिंग वेव के बन सकते हैं। अब एक और छोटी सी चीज कि यहाँ पर जो ये इक्वेशन दी हुई है ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसकी जगह ऐसा भी तो हो सकता है ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, और इसकी जगह भी ये हो सकता है ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। साइन की जगह कॉस हो सकता है, कॉस की जगह साइन वेव हो सकती है ना। तो अगर ये इसके साथ भी सुपर इम्पोज हो सकती है, मान लो कि ये इंसिडेंट वेव है, ये रिफ्लेक्टेड वेव हो सकती है, एनी हाउ बन सकती है किसी सिचुएशन में। तो जब इन दोनों की को एक दूसरे रिफ्लेक्टेड वेव और इंसिडेंट वेव सुपर इम्पोज होती है, तो क्या क्या स्टैंडिंग वेव के इक्वेशन पॉसिबल है वो हम देखते हैं। देखिए, जब हम सॉल्व करते हैं इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव को, तो उसकी वजह से जो स्टैंडिंग वेव की पॉसिबल इक्वेशन है वो ये निकल कर आती है 2a sin के एक्स cos ओमेगा टी 2a cos के एक्स। तो यहां पर आपको दिख रहा होगा कि साइन और कॉस वाले जो फंक्शंस हैं वो आपस में मल्टीप्लाई में है, और या तो सिर्फ के एक्स लिखा हुआ है साइन के साथ या फिर ओमेगा टी। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में जब भी इक्वेशंस बनेंगी तो ये स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन है। ध्यान रखना ये स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन है, और जो हमने साइन के एक्स अभी थोड़ी देर पहले जो लिख रहे थे वो होती है प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन। ठीक है, और साइन और कॉस लग जाता है तो उसको हम प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन बोल देते हैं। अब कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपको भाई स्टैंडिंग वेव दे दी जाए, स्टैंडिंग वेव दे दी और उसके साथ आपसे बोला गया कि भाई ये जो स्टैंडिंग वेव है ये किस प्लेन प्रोग्रेसिव वेव से, कौन सी प्लेन प्रोग्रेसिव वेव से मिलकर बनी हुई होगी। तो बहुत आसान सा तरीका होता है, मैं आपको बता देता हूं। अगर इस तरह की, या देखो एक साइन और एक कोस हो कहीं पर भी, या तो साइन के एक्स कोस ओमेगा टी या कोस के एक्स साइन, तो एक साइन और एक कोस आ रहा है, इस तरह की अगर वेव होती है तो इनके लिए जो प्रोग्रेसिव वेव होती है, प्रोग्रेसिव का मतलब जो ट्रायंगुलर वेव इनकी होती है जिनसे ये बनी है, वो क्या होगी, वो होगी इक्वेशन जो प्रोग्रेसिव वेव है उसके लिए इक्वेशन इस टाइप की अगर दी हुई है तो उसके लिए क्या हो जाएगा a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स एंड a sin ओमेगा टी प्लस के एक्स। और इस तरह के अगर या तो दोनों साइन साइन है या दोनों cos cos है तो उसके लिए क्या हो जाएगा a cos ओमेगा टी माइनस के एक्स और a cos ओमेगा टी प्लस के एक्स। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। एक और चीज आपको जो यहाँ पर देखने को मिल रही होगी कि प्रोग्रेसिव वेव में जो एम्पलीट्यूड a होता है वो यहाँ पर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, ट्वाइस a हो जाता है। बात क्लियर हो रही है। अब इसमें हम आगे भी देखेंगे कि जो स्टैंडिंग वेव होती है वो कैसी दिखती है, उसकी शेप कैसी होती है, वो सारी चीजें हम डिटेल में आगे देखेंगे। लेकिन अब धीरे धीरे हम सारी चीजों को एनालाइज करेंगे। अब यहां पर आपको इक्वेशन पता लगी तो ये एकदम से अच्छे से पता होना चाहिए, आप भूलना मत कि इक्वेशन कैसी होती है। अब जो स्टैंडिंग वेव होती है वो दो तरह की हो सकती है, मतलब दो जगह पर जनरेट हो सकती है। एक तो स्टैंडिंग वेव होती है स्ट्रिंग के अंदर और एक स्टैंडिंग वेव होती है ऑर्गन पाइप के अंदर। ठीक है, देखो अगर हम टाइप्स की बात करें तो या तो स्ट्रिंग में जनरेट हो सकती है और ऑर्गन पाइप में जनरेट हो सकती है। स्ट्रिंग में जो वेव जनरेट होती है, जो स्टैंडिंग वेव होती है वो ट्रांसवर्स टाइप की होती है, मतलब क्योंकि स्ट्रिंग जो होगी उसको अगर थोड़ा वाइब्रेट करवाएंगे तो पार्टिकल अप एंड डाउन मोशन करते हैं, तो इसलिए वहां पर जो स्टैंडिंग वेव होगी वो ट्रांसफर टाइप की होगी। और ऑर्गन पाइप में जो स्टैंडिंग वेव होती है वो लॉन्गिट्यूडनल टाइप की होती है। ठीक है, अब देखो ऑर्गन पाइप का मतलब अगर मैं बहुत इजी लैंग्वेज में आपको बताऊं तो कोई भी एक होलो पाइप ले लो, वो एक ऑर्गन पाइप होता है। जैसे अगर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में हम बात करें तो जो फ्लूट होती है, जो बांसुरी होती है, वो एक ऑर्गन पाइप होती है। ऑर्गन पाइप भी दो तरह के होते हैं, क्लोज ऑर्गन पाइप और ओपन ऑर्गन पाइप। उसके बारे में भी हम आगे जब पढ़ेंगे तो उसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। तो ये दोनों चीजें यहां पर होती है। अब शेप कैसी होती है, दिखने में कैसी होती है, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले हम स्ट्रिंग वेव के बारे में, स्ट्रिंग में जो स्टैंडिंग वेव जनरेट होती है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा।
और जहां जैसे जैसे जब वो जनरेट होती है तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है हमें ध्यान रखने चाहिए, वो सारी चीजों के बारे में हम बात करते हैं। अब अगर जैसे मान लो मैं स्ट्रिंग की बात करता हूं, तो स्ट्रिंग में मुझे स्टैंडिंग वेव बनानी है। तो आप ऐसे समझ लो कि भाई ये एक स्ट्रिंग है जिसको दोनों एंड पर हमने फिक्स किया हुआ है। मैं इसको अगर जैसे ही थोड़ा सा वाइब्रेट करूंगा, वाइब्रेट करने के इसे झटका दूंगा, तो यहां पर ये हमें थोड़ी देर बाद ऐसे दिखाई देगी, इस तरह से होती हुई दिखाई देगी, है ना। मतलब ऐसे ऐसे धीरे 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 ऐसे दिखाई देगी, या तो ऐसे दिखाई दे सकती है, थोड़ा तुमने तेज झटका लगाया होगा तो ऐसे भी दिखाई दे सकती है। इस तरह की शेप भी इसकी हो सकता है आपको दिखाई दे। तो जब ये इस तरह की वेव्स जो होती है तो शेप हमें इस तरह की दिखाई देती है। रियली अगर हम विजुअलाइज करें तो वो इस तरह की दिखाई देती है। अब इसको जनरेट कैसे करते हैं, ठीक है ना, वो हम देखते हैं। स्टैंडिंग वेव, मैं सबसे पहले स्टैंडिंग वेव में आपको सारी चीजें समझाऊंगा और उसको ही, उसकी हेल्प से ही फिर मैं ऑर्गन पाइप में जो स्टैंडिंग वेव है उसको रिलेट करूंगा, ताकि आपको फॉर्मूलों को याद रखने में और क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ी सी आसानी हो जाए, ठीक है। तो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो भाई अब क्या होता है, जैसे स्टैंडिंग वेव मुझे जनरेट करनी है, तो अब जनरेट करने का मतलब क्या होता है कि भाई एक इंसिडेंट वेव होनी चाहिए और एक रिफ्लेक्टेड वेव होनी चाहिए। तो हमने यहाँ स्ट्रिंग का यूज कर लिया, दोनों एंड से फिक्स है। स्टैंडिंग वेव जनरेट करने के लिए जरूरी नहीं कि दोनों एंड फिक्स हो, एक दोनों एंड फिक्स भी हो सकते हैं, दोनों एंड फ्री भी हो सकते हैं, एक एंड फिक्स और एक एंड फ्री भी हो सकता है। इसी तरह से ऑर्गन पाइप में दोनों एंड ओपन भी हो सकते हैं। ऑर्गन पाइप जैसे मैं बोलूं आपको एक होलो पाइप समझ में आना चाहिए, तो या तो उस पाइप में एक साइड क्लोज हो सकती है और एक साइड ओपन हो सकती है, और या फिर दोनों साइड ओपन हो सकते हैं। दोनों साइड क्लोज वाला पाइप तो ले ही नहीं सकते, क्योंकि फिर हम जो है उसमें हवा कैसे ब्लो करेंगे, ठीक है। अब देखो क्या होगा, जैसे मैं यहाँ पर इसको वाइब्रेट करता हूं, तो सपोज हमारे पास एक वेव यहाँ पर ट्रेवल करते हुए आगे इस तरीके से बढ़ती है, ठीक है। एक वेव ऐसे ट्रेवल कर रही है और ट्रेवल करते हुए ये आगे इस तरह से बढ़ी। अब क्या होगा, जैसे हमें एक चीज पता है कि अगर ये इंसिडेंट वेव है तो ये आगे सॉलिड सरफेस से टकरा रही है। लास्ट लेक्चर्स में हमने देखा था कि जब भी कोई वेव सॉलिड सरफेस से टकराती है तो उसमें पाई का फेज डिफरेंस आ जाता है। पाई का फेज डिफरेंस आने का मतलब है कि वो जस्ट अपोजिट हो जाएगी, है ना। तो जस्ट अपोजिट हो जाएगी, तो अगर मैं रिफ्लेक्टेड वेव ड्रॉ करूंगा तो कुछ ये इस तरह से दिखाई देगी। अब यहाँ पर डायग्राम में ये हो सकता है ये वाला लोग छोटा बन रहा हो, ये तो ऐसा मत समझना कि लूप की साइज अलग अलग हो जाती, वो थोड़ा सा डायग्राम में हो गया है। अब यहाँ पर आपको कुछ चीजें दिख रही होगी कि यहाँ पर जो पार्टिकल है, अब ये वेव, ये है इंसिडेंट वेव और ये है रिफ्लेक्टेड वेव, है ना। ये इंसिडेंट वेव है, ये इस तरफ जा रही है और ये रिफ्लेक्ट होके ये वाली वेव इस तरफ आई है, ठीक है। ये तो हो गई इंसिडेंट और ये रिफ्लेक्टेड वाली, आई और आर ऐसे लिख लो, मैं इसको थोड़ी देर बाद इरेज भी कर दूंगा। अब यहां जब इंसिडेंट वेव होती है तो हमें कुछ चीजें जो हमें यहां पर पता होनी चाहिए। देखो जब ये वेव कैसे बनती है, पार्टिकल्स की वजह से, तो पार्टिकल ऊपर नीचे होते हैं, उसी की वजह से वो वेव जो हमें दिखाई दे रही है वो इस तरह से दिखाई दे रही है। तो जब भी स्टैंडिंग वेव बनती है तो कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जिनका एम्पलीट्यूड यानी कि जिनका डिस्प्लेसमेंट हमेशा जीरो बना रहता है। क्या बोला मैंने, स्टैंडिंग वेव जब भी बनती है तो कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जिनका डिस्प्लेसमेंट हमेशा जीरो बना रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, जनरेशन के टाइम पे, जनरेशन से थोड़े देर बाद भी। ऐसे पॉइंट्स को बोलते हैं नोड। अब यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर जैसे ये वाला पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, दिस वन। अब मैं इसको हटा रहा हूँ तो ताकि आपको पता लगे ना, ब्लैक वाली जो है वो इंसिडेंट है और रेड वाली ये नोड और ये नोड, एन मतलब नोड, ठीक है। नोड के बीच में जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो कुछ ना कुछ हमेशा मोशन करते रहते हैं, ठीक है ना। जैसे ये नोड है, ये नोड, ये नोड, ये नोड और ये नोड, ये नोड और ये नोड, इनके बीच में जो पार्टिकल्स होंगे वो उनका कुछ ना कुछ एम्पलीट्यूड, उनका कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा। उनका डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है और मैक्सिमम भी हो सकता है। तुम ये समझ लो कि इन नोड्स के बीच में जो पार्टिकल्स होंगे, जैसे यहाँ पर जो पार्टिकल्स है वो एक तरह से एसएचएम करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं, एसएचएम करते रहते हैं। तो कभी उनका डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है और कभी उनका एम्पलीट्यूड डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम भी हो सकता है। हाँ, लेकिन एक बात है कि इनके बीच में जितने भी पार्टिकल्स होंगे उन सबका एम्पलीट्यूड अलग होगा। जब मैं एम्पलीट्यूड बोल रहा हूं तो इसका मतलब क्या है कि हर पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अलग होगा। एम्पलीट्यूड का मतलब यही होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो हर एक पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो अलग होगा। जैसे यहाँ के कुछ पार्टिकल्स की बात करूं मैं,
तो यहाँ वाला पार्टिकल तो मैक्सिमम यहां तक जा सकता है, ये वाला पार्टिकल मैक्सिमम यहां तक जा सकता है। तो इसका मतलब नोड नोड के बीच में जो पार्टिकल्स हैं उनमें हर एक पार्टिकल का जो एम्पलीट्यूड है वो डिफरेंट है। इसीलिए तो जो हमने इक्वेशन लिखी थी उसमें एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा था विद पोजीशन। तुम्हें अगर याद हो तो हमने ऐसी इक्वेशन लिखी थी एक स्टैंडिंग वेव की cos ओमेगा टी। तो इसमें ये जो इक्वेशन होती है, ये वाली जो टर्म होती है, इसको बोलते हैं इफेक्टिव एम्पलीट्यूड। ठीक है, अब ये इफेक्टिव एम्पलीट्यूड देखो, नॉर्मल इक्वेशन की वेव की जो होती है उसमें तो ये टर्म आती ही नहीं है, ये वाली टर्म हटा दो तुम, ये टर्म छुपा लो, तो सिर्फ 2a होता है। इसका मतलब एम्पलीट्यूड हमेशा कांस्टेंट होता है, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट। लेकिन यहाँ पर हर एक पोजीशन पे, इसका मतलब x चेंज कर दोगे, मतलब पोजीशन अगर चेंज करते हो, यानी कि अगर ये x इक्वल्स टू 0 है और ये x इक्वल्स टू कुछ l लेंथ इसकी दी हुई है ना, तो यहाँ पर अगर x की डिस्टेंस को हम चेंज कर देते हैं तो पोजीशन भी क्या होती जाएगी। अगर मैं x को चेंज कर रहा हूं तो एम्पलीट्यूड भी, रिजल्टेंट पार्टिकल के एम्पलीट्यूड भी चेंज होते जाएंगे। तो इक्वेशन से आपको भी ये चीज समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं आगे कि यहां पर देखो नोड और नोड का हमें पता चल गया। अच्छा, तो ये चीज हम यहां पर नोट डाउन कर लेते हैं कि नोड जो n होता है, नोड जो होगा उसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, और कौन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जीरो, हमेशा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होता है। इसके बाद एंटी नोड क्या चीज होती है, एंटी नोड का मतलब नोड और नोड के बीच। अब कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हैं जहां पर अवेलेबल पार्टिकल्स का डिस्प्ले का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है। नोड और नोड के बीच में कई सारे जितने भी पार्टिकल्स हैं उनका एम्पलीट्यूड कुछ ना कुछ हमेशा होगा। तो इनमें से इन दोनों के बीच में वो पॉइंट जहां पर जिस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है उस पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं, एंटी नोड बोल देते हैं। इसका मतलब अगर हम यहाँ चेक करें तो ये एक एंटी नोड वाला पॉइंट होगा, यहाँ पर एक एंटी नोड होगा, यहाँ पर भी एक एंटी नोड होगा, इस जगह, तो यहाँ पर ये एंटी नोड हो जाएंगे। तो एंटी नोड क्या हो जाएगा, तो एंटी नोड मतलब जहां पर मैक्सिमम जैसे पार्टिकल्स या ऐसे पॉइंट जहां पर एम्पलीट्यूड हमेशा क्या रहता है, मैक्सिमम रहता है। अब कुछ और चीजें हम यहाँ पर थोड़ा सा हमें याद होनी चाहिए कि जब भी वेव बनती है, जब भी स्टैंडिंग वेव बनेगी तो या तो फिक्स एंड से शुरू होगी या ओपन एंड फिक्स एंड से शुरू होगी या फिर फ्री एंड से शुरू होगी। फिक्स एंड बोल दूं मैं या फिर क्लोज एंड बोल दूं, दोनों का मतलब एक है। फ्री एंड बोलूं या ओपन एंड बोलूं, इसका भी मतलब एक है। ये चीज ध्यान रखना। अब बात आती है एक छोटा सा चीज के, फिक्स एंड पर हमेशा नोड बनेगा। फिक्स एंड अगर मैं बोल रहा हूं तो इस पर हमेशा नोड बनेगा, और फ्री एंड पर हमेशा एंटी नोड बनेगा। एंटी नोड मतलब वो पॉइंट जहां पर एम्पलीट्यूड हमेशा क्या रहे, मैक्सिमम रहे। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं थोड़ी सी और अच्छी वाली। यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा, इस ब्लैक वाली वेव को सिर्फ देखो, सिर्फ ब्लैक वाली वेव को देखो। तो ब्लैक वाली वेव का एक साइकिल अगर मैं चेक करूं, बस यहां पर ये वाला साइकिल, यहां से लेकर यहां तक का साइकिल देखते हैं, है ना। तो यहां से ये ब्लैक वाली वेव है, ये डिस्टेंस तुम मुझे बता सकते हो कितनी है, लैम्डा, वेवलेंथ होगी लैम्डा। ठीक है, तो ये अगर यहां पर लैम्डा है तो ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, लैम्डा बाई 2। इसका मतलब नोड के बाद जस्ट जो दूसरा नोड आएगा, तो दो सक्सेसिव नोड के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, लैम्डा बाई 2। ये तो टोटल कितनी होगी, यहां से यहां तक की लैम्डा, है ना, तो ये कितनी हो जाएगी, लैम्डा बाई 2। इसी तरह से एंटी नोड और एंटी नोड के बीच की भी अगर तुम डिस्टेंस देखोगे, दो सक्सेसिव एंटी नोड के बीच की भी अगर हम डिस्टेंस चेक करें तो ये भी कितनी हो जाएगी, लैम्डा बाई 2 हो जाएगी। समझ में आ रही है बात। अब यहां पर अगर मैं एक नोड और एक एंटी नोड के जस्ट बाद क्या आएगा, एंटी नोड, नोड के जस्ट बाद एंटी नोड की अगर मैं बात करूं तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी ये कितनी हो जाएगी, लैम्डा बाई 4। ठीक, तो यहां पर हमें एक और चीज पता चली है, डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में अगर हम डिस्टेंसेस की बात करें तो नोड और नोड के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो कितनी हो जाएगी, लैम्डा बाई 2। इसी तरीके से एंटी नोड और एंटी नोड के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो होगी लैम्डा बाई 2। सेम नोड और एंटी नोड के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो होगी लैम्डा बाई 4। अब एक जो छोटी सी चीज जो ध्यान देने वाली है बहुत ज्यादा, वो ये है कि अगर किसी पॉइंट पर नोड बन रहा है, जब भी हम स्टैंडिंग वेव बनाएंगे, सॉल्व करने के लिए स्टैंडिंग वेव अगर हमें बनानी पड़ी, तो अगर कहीं पर भी नोड बन रहा है तो नोड के जस्ट बाद एंटी नोड आएगा।
फिर एंटी नोड के जस्ट बाद नोड आएगा। बात समझ में आ रही? ऐसा नहीं होगा कि नोड के बाद नोड आ गया और बीच में एंटी नोड आया ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम खुद सोचो, अगर यहाँ पर ये बंद है, ये बंद है, तो बीच में तो कहीं खुला हुआ होगा ही सही। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से हम ये चीज देख सकते हैं। अच्छा, अब कुछ और बातें भी करते हैं। यहाँ पर जो स्टैंडिंग वेव होती है, ये तो मैंने तुम्हें बता दिया कि भाई स्टैंडिंग वेव। अब यहाँ पर मैंने कुछ कितने लूप लिए हैं, 1 2 3 5 लूप यहाँ पर रखे हैं। पर ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हमेशा 5 लूप बने। 3 लूप भी बन सकते, 4 भी बन सकते, 6 भी बन सकते, 7 भी बन सकते, अलग अलग लूप बन सकते हैं। अब मैं यहाँ पर कुछ तुम्हें स्टैंडिंग वेव से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात बताता हूँ, मतलब इसकी कुछ बातें हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहली बात, तो कोई एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं होता। इसका मतलब उस स्ट्रिंग में, जिस भी स्ट्रिंग में स्टैंडिंग वेव बन रही है, वहां पर एनर्जी हमेशा क्या बनी रहेगी? कांस्टेंट बनी रहेगी। ठीक है, तो 2 पॉइंट्स के बीच में एनर्जी हमेशा क्या बनी रहती है? कांस्टेंट। लेकिन प्रोग्रेसिव में क्या होती है? एनर्जी कंटिन्यूअसली एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर होती रहती है। एनर्जी कांस्टेंट तो होती है। ये एनर्जी किसकी है स्टैंडिंग वेव में? जो स्ट्रिंग वाले पार्टिकल्स के पास जो एनर्जी है, ठीक है ना, स्ट्रिंग के पास जो एनर्जी है। अब बेसिकली स्ट्रिंग के पार्टिकल्स के पास जो एनर्जी है कांस्टेंट तो रहती है, लेकिन आपस में इंटरचेंज होती रहती है। तो पार्टिकल्स के पास जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी और इलास्टिक एनर्जी की फॉर्म में भी होती है। कैसे होती? जब पार्टिकल, ये यहां पर अगर स्ट्रिंग है इस तरह से, तो जब पार्टिकल, हम वेव को ऐसे स्ट्रिंग को जब वाइब्रेट करते हैं तो पार्टिकल ऐसे होने लगते हैं। मैं एक सिंगल वेव ये बना रहा हूं अभी सिर्फ। तो जब पार्टिकल यहां पर होते हैं, इसका मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पर है, अब इससे ऊपर नहीं जा सकते। इट मींस यहां पर इनकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई। लेकिन ये, इसकी वजह से जो ये वायर है, ये वायर जो स्ट्रिंग है वो ऊपर हो गया। ये जो वायर है ये कहां पर चला गया? ऊपर की साइड। तो लेंथ तो ऐसे थी, और लेकिन वाइब्रेशन की वजह से ऐसे हो गई। इसका मतलब इसमें इलास्टिक, मतलब इसमें एक्सटेंशन हो गया इलास्टिक नेचर की वजह से। तो यहां पर एक पोटेंशियल एनर्जी होगी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इस सिचुएशन में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है? मैक्सिमम। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? मिनिमम। और जब पार्टिकल यहां पर है तो वापस ये नीचे भी आएंगे। जब ये पार्टिकल्स नीचे आ रहे होंगे और इस वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आएंगे, यहां पर जब आ जाएंगे, जब यहां पर आ जाएंगे तो वापस नीचे भी जाएंगे। तो इसका मतलब इस सिचुएशन में वायर तो ऑलमोस्ट स्ट्रेट हो गया, जैसी ओरिजिनल लेंथ थी उसी में हो गया, लेकिन उनके पास काइनेटिक एनर्जी है। तो इसका मतलब इस सिचुएशन में जब पार्टिकल्स यहां पर होते हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? मैक्स होती है। और पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो क्या होती है? मिनिमम होती है। क्लियर है ये बात सब लोगों को? अगली चीज देखते हैं। जब कभी भी इस तरह से वेव, स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन होता है, तो मैं जैसे दो इस तरह से एक लूप बना के बताता हूं तुम लोगों को। यहां पर जितने भी पार्टिकल, सपोज किसी टाइम पे पार्टिकल यहां पर है, तो वो थोड़ी देर बाद नीचे भी आएंगे इस तरीके से, और यहाँ वाले पार्टिकल इधर जाएंगे, ये वाले इधर जा रहे होंगे, ये वाले इधर जा रहे होंगे, इस तरह से। तो अब क्या होगा? तो ये मान लो ये फर्स्ट लूप है, ये सेकंड लूप है और ये थर्ड लूप दिया हुआ है। तो फर्स्ट लूप में जितने भी पार्टिकल्स हैं, इंडिविजुअल लूप्स में, इस वाले लूप में, इस वाले लूप में, हम लूप के अंदर की बात करते हैं। तो लूप के अंदर जितने भी पार्टिकल्स होंगे, तो अब देखो सपोज ये किसी टाइम पर ये सारे पार्टिकल मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर, मतलब अपने अपने एम्पलीट्यूड पर है, ऊपर है। तो अब जब ये नीचे आएंगे तो एक साथ नीचे आएंगे, एक साथ पे होंगे, नीचे आएंगे। तो इसका मतलब जब एक साथ नीचे आ रहे हैं तो ये एक लूप के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो सारे सेम फेज में होते हैं। किस में होते हैं? सेम फेज में। सेम फेज में बोलने का मतलब ये होता है कि सारा काम एक साथ हो रहा है। और जब ये नीचे हैं, जब ये यहां पहुंच जाएंगे, ये सारे पार्टिकल जब इस सिचुएशन में पहुंच जाएंगे, तो ये वापस जब नीचे भी जाएंगे तो एक साथ नीचे जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक पार्टिकल यहां पर ये पहले नीचे चला गया और ये बाद में नीचे गया, ऐसा नहीं होगा। सेम लूप के अंदर जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो सारे किस में होते हैं? सेम फेज में होते हैं। लेकिन जो सक्सेसिव लूप होता है, जैसे ये वाला और ये वाला लूप है, तो इन दोनों के जो पार्टिकल्स होंगे वो हमेशा अपोजिट लूप, अपोजिट फेज में होंगे। देखो खुद देखो, ये वाला पार्टिकल अगर मैक्सिमम पॉजिटिव वाले मैक्सिमम पर है तो ये नेगेटिव वाले मैक्सिमम, तो ये ऊपर नीचे जा रहा होगा और ये ऊपर जा रहा होगा, तो दोनों क्या हो जाएंगे? अपोजिट फेज में हो जाएंगे। इसी तरीके से ये दोनों पार्टिकल्स भी अपोजिट फेज में होंगे। लेकिन
ये और ये सेम फेज में होंगे। इसी तरीके से अगर एक और फोर्थ लूप भी बनता तो सेकंड और फोर्थ वाले लूप के पार्टिकल सेम फेज में होते। तो इवन नंबर वाले जो लूप होते हैं उनके पार्टिकल सेम फेज में होते हैं और ऑड नंबर वाले लूप के जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी सेम फेज में होते हैं, लेकिन जो सक्सेसिव लूप वाले पार्टिकल्स होते हैं वो किस में होते हैं, अपोजिट फेज। तो ऐसे भी बोल सकता हूं कि नोड और नोड के बीच के जो पार्टिकल्स होते हैं वो सेम फेज में वाइब्रेट करते हैं, और नोड दो सक्सेसिव नोड के बीच में जो पार्टिकल्स होते हैं वो सेम फेज में वाइब्रेट करते हैं। अच्छा, एक और चीज, अब यहां पर जो एनर्जी होगी, हर लूप के पास कुछ ना कुछ एनर्जी फिक्स होती है। जैसे इस पूरी स्ट्रिंग में जो स्टैंडिंग वेव है उसकी एनर्जी फिक्स है, कांस्टेंट बनी हुई है। तो वो जो एनर्जी होगी वो एनर्जी हम लिख सकते हैं यहां पर किस तरीके से, 1/4 म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू एल। ठीक है, म्यू यहां पर है मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, स्ट्रिंग का मास और उसकी लेंथ, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमारे पास हो जाएगी, ए एम्पलीट्यूड है और एल लेंथ है। मान लो अब तुम ऐसे बोल सकते हो कि भाई इस पूरी लेंथ एल है, इसमें 3 लूप बन रहे हैं, इसकी टोटल एनर्जी कुछ पता है हमें, तो हर अब टोटल 3 लूप है तो एक लूप में कितनी एनर्जी होगी वो भी हमें पता लग जाएगी। तो इस तरीके से हम ये एनर्जी कितनी किस लूप में आ रही होगी वो हम बता सकते हैं। अब एक छोटी सी बात जो यहां पर समझने वाली है कि देखो यहां पर 3 लूप भी बन सकते हैं, 2 भी बन सकते हैं और एक सिंगल लूप भी बन सकता है। तो जितने, अब लेंथ तो कांस्टेंट है लेकिन लूप चेंज हो रहे हैं। अगर नंबर ऑफ लूप चेंज होते हैं तो तुम खुद सोचो वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि मीडियम पर डिपेंड करती है साउंड की वेलोसिटी और जो वेव की वेलोसिटी है। तो मीडियम तो सेम है, स्ट्रिंग है, लेकिन यहां पर साउंड जो लूप चेंज होने की वजह से वेवलेंथ चेंज हो जाए। तुम खुद सोचो अगर इस स्ट्रिंग के अंदर अगर मैं ये वाली स्ट्रिंग या ये वाली स्ट्रिंग है, अभी इसमें 5 लूप बन रहे हैं, 5 लूप बन रहे हैं, तो इतनी सी लेंथ जो है वो λ/2 के बराबर आ रही है। लेकिन जब इस पूरी स्ट्रिंग में अगर सिंगल लूप बन जाएगा तो यहां से लेकर यहां तक की लेंथ λ/2 के बराबर हो जाएगी। अब इसमें इसका मतलब ये नहीं है कि L चेंज हुआ, L चेंज नहीं हुआ है, लैम्डा चेंज हुआ है। मतलब अगर मैं छोटी सी आपको थोड़ी सी बात समझाऊं, V = f लैम्डा होता है, तो ये तो रहा कांस्टेंट। ठीक है, अब L तो चेंज हो नहीं रहा है तो क्या चेंज हुआ, लैम्डा चेंज हुआ। अब ये लैम्डा चेंज हो रहा है तो अब तुम खुद सोचो कि अगर इतने से पोर्शन में लेंथ ज्यादा है और इतने से पोर्शन में यहां पर हमें दी हुई है, तो जितने ज्यादा लूप्स होंगे उतनी ज्यादा, तो अगर ये चेंज हो गया, मान लो ये लैम्डा बढ़ रहा है, तो फ्रीक्वेंसी को क्या करना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा, क्योंकि V तो कांस्टेंट बनाना है। लैम्डा कम हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी को, अगर लैम्डा कम है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। अब यहां पर हमें कैसे पता चलेगा, नंबर ऑफ लूप्स अगर बढ़ते हैं ना तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, नंबर ऑफ लूप्स बढ़ते हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो लैम्डा कम हो जाता है। तो यहां पर अगर मान लो अभी 5 लूप्स हैं, 5 लूप्स की जगह मैंने 3 लूप्स कर दिए, 3 लूप्स कर दिए तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी लेकिन वेवलेंथ कम हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात। अब कैसे होता है, कितने लूप बनने पर कितनी फ्रीक्वेंसी होगी उसके बारे में हम बात करते हैं। अब यहां पर मैं आपको स्टैंडिंग वेव इस स्ट्रिंग वाले के साथ साथ ही सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी फिर आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, अब मैं यहाँ पर इनसे रिलेटेड जो इक्वेशंस है, फ्रीक्वेंसी है, उसको कैलकुलेशन करने जा रहा हूँ। कैलकुलेशन करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि हम यहाँ पर जो मैंने फिक्स एंड फ्री एंड और ओपन ऑर्गन पाइप की जो फॉर्मूले हैं उन सबको हम एक साथ ही कंपेयर करके पढ़ेंगे। उससे थोड़ी सी क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी, क्योंकि दोनों के जो फॉर्मूले होते हैं वो एक ही जैसे होते हैं। अब एक चीज यहाँ पर जो आपको ब्रॉड लेवल पे ये याद रखनी है कि अगर कोई भी म्यूजिकल, ये बेसिकली ये इस तरह की कोई भी सिचुएशन दी हुई हो, तो अगर स्ट्रिंग और ऑर्गन पाइप में अगर दोनों एंड एक ही टाइप के हो, मतलब या तो दोनों फिक्स हो या दोनों ओपन हो, है ना, तो वहां पर अब और ऑर्गन पाइप में भी या तो दोनों साइड ओपन हो और दोनों साइड क्लोज हो, तो दोनों साइड क्लोज तो हो नहीं सकती। तो ओपन ऑर्गन पाइप, फ्री एंड वाली फ्री स्ट्रिंग और क्लोज एंड वाली स्ट्रिंग, दोनों साइड फिक्स एंड वाली स्ट्रिंग के लिए इक्वेशन एक जैसी होगी। अब कैसे बना रहा हूं, ध्यान से समझना। सबसे पहले मिनिमम कंडीशन से देखते हैं। तो हमें एक चीज पता है कि फिक्स एंड पर हमेशा नोड बनेंगे, यहां पर और यहां पर आंख बंद करके नोड बना दो। अब नोड और नोड है तो ऑब्वियस ही बात है बीच में एक एंटी नोड लाना ही पड़ेगा, क्योंकि एक और रूल है कि नोड के बाद एंटी नोड जरूर आएगा। तो यहाँ पर नोड एंटी नोड, नोड एंटी नोड और नोड, तो सबसे छोटी सिचुएशन यही बन सकती है। मान लो अब यहाँ पर मैंने नोड लिया, यहाँ पर नोड लिया,
तो अब और क्या हो सकता है, सपोज इसके बाद एक लूप की जगह दो लूप बन सकते हैं, तो दो लूप बन सकते हैं, तो इसको ऐसे बनाऊंगा, तो ये देखो ये ऐसे सिचुएशन, तो ये एंटी नोड और एंटी नोड, ठीक है ना। तो तुम वैसे भी देख सकते हो, तो ये नोड आ गया, तो देखो नोड एंटी नोड नोड एंटी नोड नोड। अब एक छोटी सी चीज जो तुम्हें ऑब्जर्व करने को मिल रही होगी, जितने दोनों एंड अगर फिक्स हैं तो जितने लूप होते उतने ही एंटी नोड होते। तो अगर तुमसे क्वेश्चन में ये बोल दिया जाए कि दो एंटी नोड बन रहे हैं, इसका मतलब दो लूप बन रहे हैं, फिक्स एंड वाली स्ट्रिंग में दो एंटी नोड है, इसका मतलब दो लूप है। अब इसमें देखो यहाँ ये फ्री एंड है, फ्री एंड वाली ये जो सर्कल है इसका मतलब ये एक रिंग होती है, इस रिंग को दोनों रिंग स्ट्रिंग के दोनों एंड पर रिंग बांध दी जाती है और उस रिंग को एक वायर में ऐसे इस तरह के वायर में फिक्स कर दिया जाता है। जब इसको वाइब्रेट करवाते हैं थोड़ा सा तो फिर इसमें वेव बनती है। तो यहाँ पर एंटी नोड बनेगा, क्यों? क्योंकि तुम खुद सोचो कि जब वाइब्रेट करेंगे तो ये रिंग ऊपर नीचे स्लाइड कर सकती है। यहाँ पर तो नोड इसलिए बनता है क्योंकि ये वाला एंड जो होगा स्ट्रिंग का, ये वाले एंड का पार्टिकल होगा, वो ऊपर नीचे वाइब्रेट कर ही नहीं सकता है, फिक्स रहता है, इसलिए वहां नोड बनता है। यहाँ एंटी नोड बन रहा होगा। तो नोड और एंटी नोड और एंटी नोड, जब एक एंटी नोड और एक एंटी नोड है तो दोनों के बीच में एक नोड का आना जरूरी है। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ये और ये वाली सिचुएशन, इसके अलावा कोई और सिचुएशन बन ही नहीं सकती। तो मिनिमम कंडीशन ये। सेम सिचुएशन यहाँ ओपन ऑर्गन पाइप है, तो एक एंटी नोड और एक एंटी नोड, तो बीच में एक नोड का आना जरूरी है। तो इसमें अगर मैं बनाता हूं तो ये कुछ ऐसी बन जाएगी, ये लिया और ये लिया, तो ये सबकी मिनिमम सिचुएशन है, मिनिमम कंडीशन है। अब थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं, तो मान लेते हैं कि ये लेंथ एल अगर दी हुई है, तो हमें पता है नोड और नोड, दो सक्सेसिव नोड के बीच की जो लेंथ होती है वो लैम्डा बाई 2 होती है। इसमें भी सेम, इसमें जो रहेगी, इसमें 9, इसके बीच में ये लैम्डा बाई 2 और ये भी लैम्डा बाई 2। मैं इसको अलग से कैलकुलेट करूंगा, ये फर्स्ट वाले के लिए सिर्फ मैंने ली है। यहां पर भी आप देखो एंटी नोड के बीच में लैम्डा बाई 2 रहेगी और वहां पर भी लैम्डा बाई 2। अब कैलकुलेट में सिर्फ इससे करूंगा, बाकी उसको आंसर बता दूंगा। तो फर्स्ट इक्वेशन अगर हम निकालें, हमें पता है फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए v डिवाइडेड बाई लैम्डा चाहिए होता है। लैम्डा यहां से कंपेयर कर लेते हैं, तो L किसके इक्विवेलेंट आ रहा है, लैम्डा बाई 2 के इक्विवेलेंट आ रहा है। तो यहां पर इसको फर्स्ट में पुट करूंगा, तो फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास फर्स्ट फ्रीक्वेंसी जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, v डिवाइडेड बाई, इससे हमारे पास L की जो लैम्डा की वैल्यू होगी, लैम्डा इक्वल्स टू हो जाएगा 2L, तो v की जो वैल्यू आ गई वो 2L आ गई। ये हमारे पास इस तरह से ध्यान देना चाहिए, ठीक है। ये क्या होती है वो भी अभी मैं बताऊंगा। अब सबसे पहले इसके लिए भी देखें, तो इसके लिए अगर मैं देखता हूं तो देखो L इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, लैम्डा बाई 2 लैम्डा हो गया। तो यहां पर फ्रीक्वेंसी अगर मैं निकालता हूं, दो लूप है इसलिए मैंने F2 बोल दिया है। तो यहां पर अगर मैं V डिवाइडेड बाई लिखूंगा तो L, और थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई अच्छे से लिखें तो ये V डिवाइडेड बाई 2L हो जाएगा। तो इसको क्या मैं F2 इक्वल्स टू 2F1 लिख सकता हूं। देखो F1 यही है, तो इससे कंपेयर करने में आसानी हो जाएगी। सेम सिचुएशन इसके लिए भी होगी, F1 जो यहां पर है इसके लिए भी F1 यही होगा, V डिवाइडेड बाई 2L, और इसके लिए भी F1 जो होगा V डिवाइडेड बाई 2L। तुम खुद देखोगे अगर, तो यहां पर आधा लूप ये टोटल 1 लूप, आधा आधा टोटल 1 लूप। तो यहां पर ये, तो इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल टोन या फर्स्ट हार्मोनिक, ठीक है। V डिवाइडेड बाई 2L जो होगी वो इसकी फंडामेंटल टोन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये सबसे बेसिक वाली, सबसे छोटी वाली फ्रीक्वेंसी, इसलिए इसको हम फंडामेंटल टोन बोलेंगे। और आगे जितनी भी फ्रीक्वेंसीज आएंगी वो इसके मल्टीपल्स में ही आएंगी, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि भाई देखो दो लूप बने, इसी तरह से 3 लूप भी बन सकते हैं। इसका मतलब जो आने वाली 2 लूप बनेंगे तो जो फ्रीक्वेंसी आती है वो फंडामेंटल टोन की डबल आ रही है। 3 लूप बनेंगे तो जो अगली 3 लूप बनने पर जो फ्रीक्वेंसी बनेगी वो फंडामेंटल की 3 टाइम्स आएगी। इसका मतलब जो दोनों एंड अगर फिक्स दिए हुए हो या दोनों एंड अगर ओपन दिए हुए हो तो वहां पर जो फ्रीक्वेंसी होती है वो फंडामेंटल की 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम, मतलब इवन नंबर्स में भी हो सकती है और ऑड नंबर में भी हो सकती है। तो यहां पर इसको फंडामेंटल टोन लिया, तो इसी तरीके से इसको सेकंड हार्मोनिक क्यों, क्योंकि ये
फंडामेंटल टोन की फर्स्ट हार्मोनिक की 2 टाइम्स है, इसलिए इसको हम क्या बोल सकते हैं, सेकंड हार्मोनिक। ये हार जो मैं लगा रहा हूं, मतलब ये लिख रहा हूं जो इसका मतलब है हार्मोनिक। और इसको एक और बोल सकते हैं हम ओवरटोन। ओवरटोन का मतलब होता है फंडामेंटल टोन के जस्ट बाद जो फ्रीक्वेंसी आती है, चाहे वो कोई सी भी हो, उसको हम बोलते हैं ओवरटोन। अब यहां पर ये ओवरटोन, तो ये कौन सी हो जाएगी, फर्स्ट ओवरटोन। तो फर्स्ट ओवरटोन अगर बोला जाए उसका मतलब हो जाएगा सेकंड हार्मोनिक। क्लियर है ये चीज, फर्स्ट ओवरटोन का मतलब हो जाएगा सेकंड हार्मोनिक। ठीक है, इसी तरीके से ये भी फर्स्ट फंडामेंटल टोन। इसी तरीके से अगर मैं सेकंड हार्मोनिक लिखना चाहूं, थर्ड हार्मोनिक लिखना चाहूं, तो मुझे बताओ थर्ड हार्मोनिक क्या हो जाएगी, 3F1 = 3V डिवाइडेड बाई 2L। तो इंपॉर्टेंट बात जो है वो ध्यान रखने वाली ये, हमको फंडामेंटल टोन ध्यान रखनी है। फंडामेंटल टोन का फॉर्मूला ध्यान रखना है, V डिवाइडेड बाई 2L, V डिवाइडेड बाई 2L। ठीक है, L जो होगी वो स्ट्रिंग की लेंथ या ऑर्गन पाइप की लेंथ हो सकती है, यहाँ पर ये ऑर्गन पाइप की लेंथ हो सकती है। इंपॉर्टेंट चीज जो है एक और छोटी सी, वो ये है कि जब आप ऑर्गन पाइप लेते हो तो उस सिचुएशन में इसके लिए V जो होगा वो लॉन्गिट्यूडनल वेव की वेलोसिटी है, मतलब यहां पर आपको इसको लेना है E डिवाइडेड बाई रो। ठीक है, और जो स्ट्रिंग वाली सिचुएशन होती है, स्ट्रिंग के केस में जो आपको V लेना है वो लेना है T डिवाइडेड बाई म्यू या T डिवाइडेड बाई रो ए। T टेंशन इन स्ट्रिंग होता है, म्यू मास पर यूनिट लेंथ होता है, रो या फिर म्यू को रो इनटू ए से लिख सकते हो। ए जो होगा क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर, मतलब कितना वायर थिक है, कितना थिन है, रो उसकी डेंसिटी हो सकती है। ठीक है, तो बस बाकी फॉर्मूला एक जैसा है। V ऑर्गन पाइप में क्योंकि साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, ये सारी स्टैंडिंग जो है ये ट्रांसवर्स वेव है, बाकी है स्टैंडिंग वेव ही कॉम्बिनेशन जो हो रहा है। तो यहां पर एक और चीज जो मैं बोल सकता हूं वो ये बोल सकता हूं कि जो रेशियो होगा F1:F2:F3:, ये सारा जो होगी इनकी फ्रीक्वेंसीज का जो रेशियो आता है वो हमेशा इवन ऑड सारे नंबर्स में हो सकता है। अब इनके में अगर आप एग्जांपल बताऊं तो स्ट्रिंग वाले जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, गिटार हो गया, वीणा हो गई, जितने भी इंस्ट्रूमेंट हो गए, उन सब में इवन फ्रीक्वेंसीज और ऑड फ्रीक्वेंसीज, मतलब जो फ्रीक्वेंसी सक्सेसिव फ्रीक्वेंसीज जो होती है वो इवन और ऑड वाले नंबर्स में जनरेट की जा सकती है। तो उसमें काफी ज्यादा हेल्प रहती है कि गिटार में आप काफी सारे अगर थोड़ी मेहनत करो तो काफी सारी उसमें फ्रीक्वेंसी या हर तरह की आप उसमें म्यूजिक बना सकते हो। इसी तरीके से फ्लूट में भी आप निकाल सकते हो क्योंकि दोनों ओपन एंड वाली हो जाएगी। क्लियर है ये चीज आप लोगों को? इसमें एक और चीज देखते हैं, ओवरटोन से अगर आपको बोल दिया जाए कि ओवरटोन दी गई है तो हार्मोनिक कैसे निकालना है, तो हार्मोनिक निकालने के लिए ओवरटोन +1 कर देना है। आपको अगर ओवरटोन बोला जाए कि थर्ड ओवरटोन, तो आप क्या करोगे, 3+1 मतलब फोर्थ हार्मोनिक। फिफ्थ ओवरटोन मतलब 5+1 मतलब सिक्स्थ हार्मोनिक। तो यहां पर हमें सिर्फ हार्मोनिक समझना है और हार्मोनिक। तो अगर आपसे बोल दिया जाए 6 हार्मोनिक ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप, तो 6 हार्मोनिक का मतलब हो जाएगा 6 × V डिवाइडेड बाई 2L, है ना। तो फंडामेंटल तो V डिवाइडेड बाई 2L होता है। आपसे बोला जाए फोर्थ ओवरटोन का मतलब हो गया कौन सी हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक, तो 5V डिवाइडेड बाई 2L। ध्यान रखना नीचे हमेशा V डिवाइडेड बाई 2L ही आएगा। ठीक है, देखो भाई नेक्स्ट है हमारा फिक्स फ्री एंड, मतलब एक फिक्स एंड होगा और दूसरा एंड फ्री होगा, या फिर क्लोज ऑर्गन पाइप। तो क्लोज ऑर्गन पाइप में क्या होता है, एक एंड तो हम क्लोज कर देते हैं, दूसरा ओपन रहता है। अब बात आती है यहाँ पर कि कैसे वेव बन रही होगी। तो हमें पता है कि भाई ये एक एंड फिक्स है, तो यहाँ पर तो नोड ही बनने वाला है और यहाँ पर एंटी नोड बनने वाला है, यहाँ नोड और यहाँ पर एंटी नोड। तो नोड के जस्ट बाद एंटी नोड बन सकता है, यही कंडीशन होती है। तो यहाँ पर भी एक वेव बन सकती है इस तरीके से, मतलब मिनिमम अगर हम बनाएंगे तो ऐसे बन जाएगी। अब नोड और एंटी नोड, मान लो कि ये सक्सेसिव नोड के जस्ट बाद आने वाला एंटी नोड नहीं है। इसमें तो हमने मान लिया कि नोड के जस्ट बाद आने वाला एंटी नोड ये है, यहाँ पर नोड के जस्ट बाद आने वाला एंटी नोड नहीं है ये, तो इसका मतलब हो सकता है यहाँ पर कोई इसके जस्ट बाद वाला एंटी नोड यहाँ आ रहा हो, तो यहाँ एंटी नोड आ गया तो इसके जस्ट बाद फिर एक और नोड आएगा, तो इसके बस बाद, तो ये मिनिमम सिचुएशन इसके जस्ट बाद वाली ये कंडीशन बन सकती है।
तो नोड ये है तो ऐसे बनेगी इस तरीके से, देखो ऐसे ही कुछ बन सकता है। सेम सिचुएशन यहां पर होगी, यहाँ एंटी नोड बनेगा और यहाँ नोड बनेगा, यहाँ एंटी नोड और यहाँ नोड। तो जस्ट बाद ये आ सकता है, तो एक कंडीशन तो ये। अब मान लो कि इस एंटी नोड के जस्ट बाद जो नोड आने वाला है वो ये नहीं है, बीच में कहीं आ रहा है, तो ये नोड आया तो यहाँ एक एंटी नोड बनेगा, तो ये ऐसे और ये कुछ ऐसे बन जाएगी। ठीक है, इसका मतलब दोनों में देखो यहाँ आधा आधा लूप करके काउंट करेंगे। सबसे पहले आधा लूप बना, उसके जस्ट बाद आधा लूप नहीं बना, डेड लूप बना, मतलब आधा, अगर आधा आधा काउंट करें तो एक एक 1 2 3, मतलब 3 आधे लूप बन रहे हैं। इसी तरह से आधा लूप, उसके बाद 3 आधे लूप बन रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो बताओ इसके जस्ट बाद कितने आधे लूप बनेंगे? 5 आधे लूप बनेंगे। समझ में आई बात? अब कैलकुलेशन करते हैं। यहां पर ये है L, ठीक है। नोड और एंटी नोड के बीच की जो लेंथ होती है वो होती है λ/4, ठीक। यहां पर जो हो जाएगी ये कितनी हो जाएगी? 3 λ/4। कैलकुलेशन करेंगे तो हमें पता है कि L इक्वल टू है λ/4, तो लैम्डा कितना बन जाएगा? 4L। तो फ्रीक्वेंसी जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी आएगी वो आ जाएगी V डिवाइडेड बाई लैम्डा, तो V डिवाइडेड बाई 4L। तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है? V डिवाइडेड बाई, इसको हम बोलेंगे फंडामेंटल टोन, फंडामेंटल टोन या फिर फर्स्ट हार्मोनिक। ठीक है, इसको भी क्या बोलूंगा? फर्स्ट हार्मोनिक। फर्स्ट हार्मोनिक क्यों बोल रहा हूं? तुम्हें पता है क्योंकि पहली फ्रीक्वेंसी है और फंडामेंटल पे भी फर्स्ट वाली दी हुई। इसके जस्ट बाद अगर इसको चेक करोगे आप, यहां पर इसको देखोगे तो आप खुद चेक कर लो कि भाई इसके लिए इस सिचुएशन में 3 λ/4 इक्वल्स टू L आ रहा है, तो लैम्डा कितना हो जाएगा? 4L/3। जब यहाँ वैल्यू पुट करोगे तो अगली वाली जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो 3V/4L आएगी। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 3 टाइम्स ऑफ V/4L। तो देखो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी जो आ रही है वो फर्स्ट फंडामेंटल की 3 टाइम्स आ रही है, तो इसको हम F3 को हम ऐसा लिख सकते हैं 3F1। ठीक है, इसका मतलब ये क्या होगी? यहां पर थर्ड हार्मोनिक प्लस, या हम इसको बोल सकते हैं फर्स्ट ओवरटोन। ठीक है, या इसको मैं फर्स्ट ओवरटोन। ओवरटोन कैसे काउंट करते हैं? फंडामेंटल के जस्ट बाद वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको फर्स्ट ओवरटोन हमेशा बोलते हैं, चाहे ओपन हो या क्लोज हो, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि इसके जस्ट बाद क्या हो सकती है? F5 आएगी। F5 जो होगा वो कितना हो जाएगा? F5 जो होगा वो क्या होगा? 5F1, यानी कि 5V डिवाइडेड बाई 4L। तो ये सेकेंड ओवरटोन और फिफ्थ हार्मोनिक को जगह मैं लिख नहीं रहा हूं, तुम अपने हिसाब से लिखना। अब बात समझने वाली ये है कि इसका मतलब जो इससे फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है वो फ्रीक्वेंसीज का जो रेशियो होगा वो ऑड नंबर्स में होगा, मतलब 1:3:5:2 इस तरीके से। मतलब अगर F1 अगर सपोज F1 अगर 3 है तो F3 कितना? इसके F1 अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अगर इस कंडीशंस के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अगर 3 हर्ट्ज है तो अगली फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी? 3 टाइम्स, मतलब 9 हर्ट्ज। उसके बाद अगली वाली कितनी आ जाएगी? 15 हर्ट्ज। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर हमेशा रहेगी। तो इसमें सिर्फ ऑड फ्रीक्वेंसीज ही हम जनरेट कर सकते हैं, ऑड फ्रीक्वेंसीज के अलावा हम इवन फ्रीक्वेंसी, मतलब ऐसी फ्रीक्वेंसी जनरेट नहीं कर सकते। इवन फ्रीक्वेंसी हो सकती है लेकिन जो फ्रीक्वेंसीज का रेशियो होगा वो हमेशा इसमें ऑड रहेगा, इवन कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमें ध्यान रखनी है चीजें कि किस तरह से, अच्छा एक छोटी सी चीज और हम देख लेते हैं। यहाँ पर नोड और एंटी नोड के अकॉर्डिंग हम कैसे काउंट कर सकते हैं। अगर तुम्हें यहाँ पर बोला जाए कि जैसे इस वाली सिचुएशन में कि 2 एंटी नोड है, इसका मतलब 2 एंटी नोड है या एक नोड है और एक एंटी नोड है। एक नोड और एक एंटी नोड दिया हुआ है, इसका मतलब वहां पर क्या बन रहा होगा? फर्स्ट हार्मोनिक। अगर इसकी जगह तुम्हें बोला जाए कि 2 एंटी नोड है और 2 ही नोड है, तो यहाँ पर तुम क्या बोलोगे? 2 एंटी नोड और 2 नोड दिए हुए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3 टाइम्स यहाँ पर ये हो जाएगा, मतलब फ्रीक्वेंसी जो हो जाएगी वो 3 ही आ जाएगी। अगर इसके बाद अगर 3 एंटी नोड है, या तुम ऐसा भी कर सकते हो, तुमसे बोला जाए एक एंटी नोड और एक नोड बना हुआ है तो दोनों 1 1 2 कर देना, 2 - 1 तो 1 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, लूप काउंट कर लेना बस कि कितने आधे लूप बन रहे हैं, कितने आधे लूप बन रहे हैं। जितने आधे लूप होंगे
उतने ही यहाँ पर नंबरिंग हो जाएगी। अब ओवरटोन के हिसाब से अगर हार्मोनिक काउंट करनी हो तो हार्मोनिक जो है वो कितनी हो जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ ओवरटोन प्लस 1, 2 टाइम्स ऑफ ओवरटोन। मतलब तुमसे बोला जाए कि सेकंड ओवरटोन, तो तुम क्या करो, सेकंड ओवरटोन मतलब 2 इंटू 2 4 प्लस 1 मतलब फिफ्थ हार्मोनिक की बात हो रही है। हमें समझना है यहाँ सिर्फ हार्मोनिक से, है ना। अगर हमें ओवरटोन भी बोला जाएगा तो भी हम हार्मोनिक से ही कन्वर्ट करेंगे। मैं अगर 7th ओवरटोन बोल रहा हूँ क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए, तो तुम्हें ये चीज ध्यान होनी चाहिए कि 7th ओवरटोन मतलब 7 इंटू 2 14 प्लस 1 मतलब 15 हार्मोनिक यहाँ पर आने वाली है। इसी से हमें चीज तरह से ध्यान रखना है। तो बेसिकली अब मैं थोड़ा सा अगर तुम्हें समराइज करूं तो हमने जो चीज अभी तक देखी, हमें ये ध्यान रखना है कि V/2L कब होगा और V/4L कब होगा। V/2L आता है जब दोनों ओपन एंड हो, दोनों क्लोज एंड, दोनों फिक्स एंड हो या फिर ओपन ऑर्गन पाइप हो। ये कब होगा, क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए। क्लोज वाले में हमेशा 4 आएगा, ओपन वाले में हमेशा 2 आएगा, ठीक है ना। ओपन वाला जो है 2 जहां पर भी आ रहा है उसमें इवन फ्रीक्वेंसी, इवन 1 2 3 4 5 6 के रेशो में चलेगा, जहां पर सिर्फ ऑड नंबर के रेशो में ही चलेगा। तो ये चीज हम यहां पर हमेशा देखेंगे, ठीक है। अच्छा, एक छोटी सी चीज और मैं तुम्हें बता देता हूं यहाँ पर, जब भी हम फ्रिक्वेंसी स्ट्रिंग में जो स्ट्रिंडिंग वेव बनती है, तो स्ट्रिंग में जो वेव जनरेट हो रही है, स्ट्रिंग वेव जो जनरेट हो रही है, उसकी वेलोसिटी के बारे में मैंने तुम्हें बताया ही था कि v इक्वल्स टू होता है t डिवाइडेड बाय म्यू या फिर t डिवाइडेड बाय ये वैल्यू यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर जब हम फ्रिक्वेंसी को फर्स्ट हार्मोनिक की बात करते हैं, मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रिंग में अगर कोई सी भी फर्स्ट हार्मोनिक है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी v डिवाइडेड बाय l के, चाहे यहाँ 4L आ रहा हो चाहे 2L आ रहा हो। मैं प्रोपोर्शनल की बात कर रहा हूँ तो v कितना हो जाएगा, t डिवाइडेड बाय म्यू और 1/L। अब आप यहां से ये चीज समझ सकते हो कि अगर देखो, एक और चीज मैं यहां पर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं थोड़ी सी चीज अगर आपको यहां पर समझाऊं तो अगर t और म्यू कांस्टेंट है तो f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा l के, तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ लेंथ, ठीक है। ये और ये कांस्टेंट है, तो इसी तरीके से अगर L और T कांस्टेंट है तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ मास, और इसी तरीके से अगर ये म्यू और L कांस्टेंट है तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ टेंशन। अब इसे एक और चीज, जो गिटार के स्ट्रिंग की जो विड्थ कम ज्यादा होती है उसको भी हम समझ सकते हैं। आप देखो कि अगर मान लो टेंशन एक जैसी है तो L लेंथ भी एक जैसी है, अगर सबको कांस्टेंट कर दे तो एरिया अगर बढ़ाओगे तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। जितनी थिक स्ट्रिंग होगी उतनी उसकी मोटी आवाज आएगी, एरिया अगर बढ़ाओगे तो फ्रीक्वेंसी जो होगी वो कम हो जाएगी, तो मोटी आवाज आएगी। एरिया कम करोगे तो फ्रीक्वेंसी जो होगी वो बढ़ जाएगी, इसका मतलब पतली आवाज आएगी। तो जो सबसे पतली स्ट्रिंग होती है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, और जो मोटी स्ट्रिंग होती है उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी कम होती है। तो इसी हिसाब से यहाँ पर वो चीज हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हमने पढ़ी है आज के लेक्चर में, ठीक है। लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसलिए आज के लेक्चर में मैंने इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है, आज के चैप्टर जो लेक्चर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको हम शिफ्ट कर रहे हैं सेकंड लेक्चर में। तो इसके जस्ट बाद वाला जो लेक्चर है वो देखना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। इसके जितने भी न्यूमेरिकल्स है वो उसी में है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।